हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेल साइकिल चेक पॉइंट। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सेल साइकिल को डिटेल में स्टडी कर दिया है। सबसे पहले हमने स्टडी किया हुआ है कि कैसे सेल डिवीजन होती है, मतलब माइटोसिस कैसे होती है और मियोसिस कैसे होती है। फिर हमने सेल डिवीजन में देखा था कि इंटरफेज क्या चीज़ है और एमफेज क्या चीज़ है। इंटरफेज में हमने देखा था कि G1 से जो अल्टीमेटली एक सेल है जिससे हमारी बॉडी बनी है, वो सेल G1 से S फेज में कैसे जाता है और S फेज से G2 फेज में कैसे जाता है और G2 फेज से M फेज में कैसे जाता है और अल्टीमेटली एक सेल से दो सेल कैसे बनाता है वो। स्टूडेंट्स, अगर आपको बेसिक पता होगा, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। अगर वो वीडियो नहीं भी देखी है फिर भी मैं आपको ये टॉपिक तो फिर भी समझा ही दूंगा कि सेल साइकिल चेक पॉइंट क्या होता है, इसका क्या रोल है। बट मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी है। देखो, जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनी होती है, लाइक नोज, आइज, एयर, है ना। इस तरह से फोरहेड, माउथ, ये सारे ऑर्गन है। और जो ये मल्टीपल ऑर्गन है ये बहुत सारे टिश्यू से मिलके बने होते हैं। और जो बहुत सारे टिश्यू है वो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। और जो बहुत सारे सेल है वो देखो, एक से दो सेल, दो से चार सेल, इस तरह से वो टिश्यू बनाता है। तो जो एक से दो सेल बनते हैं, मतलब अल्टीमेटली जो सेल डिवीजन है वो कैसे होती है, वो इस फेज में होती है। पहले आपका सेल G1 फेज में होता है, जितने में वो M फेज को क्रॉस करता है उतने में वो एक सेल से दो सेल बनाता है। इसको बोलते हैं हम सेल डिवीजन, जो कि हमने डिटेल में स्टडी कर दिया है। फिर उसके बाद हमने स्टडी किया हुआ है कि कैसे सेल, देखो जो आपका एम फेज है इसमें भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस नाम की स्टेजेस आती है। फिर हमने इससे पहले वाली वीडियो स्टडी की कि कैसे सेल मेटाफेज से एनाफेज के लिए ट्रांजिशन होता है, यानी ट्रांजिशन होता है। उस पर हमने स्टडी, देखो स्टूडेंट्स, जो ये एम फेज है इसमें डिफरेंट स्टेजेस आती है, लाइक आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो हमने जो इससे पहले वाली वीडियो बनाई है उस पर हमने देखा था कि कैसे सेल मेटाफेज से एनाफेज के लिए ट्रांसफर होता है, वो हमने डिटेल में स्टडी किया। और हमने सीडीके और साइक्लिन का रोल भी डिटेल में स्टडी कर दिया है। ये सीडीके और साइक्लिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इनका ही मैकेनिज्म जो है वो यूज होता है सेल को G1 से S में ले जाने के लिए और S से G2 में और G2 से M में, और एक सेल से दो सेल बनाने के लिए साइक्लिन और सीडीके का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेल साइकिल चेक पॉइंट। इसका क्या मतलब होता है, देखो मैं आपको एक प्रेजेंट एग्जांपल देना चाहूँगा। आजकल ये कोरोना काल चला हुआ है ना। कोरोना की जो है वो हैजार्ड कंडीशन चली है, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक कंडीशन चली है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं, है ना, यानी मार्केट जा रहे होते हैं, तो जहाँ जहाँ हमें पुलिस चौकी मिल रही, मतलब मिलती है, तो वहाँ पुलिस चौकी में जो पुलिस कर्मी है वो खड़े होते हैं और वो चेक करते हैं कि हमने मास्क वेयर किया हुआ है या नहीं। अगर हम मास्क वेयर नहीं करते तो हमें वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, बल्कि पनिश भी करते हैं, है ना, कि मास्क वेयर करो। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम मास्क वेयर नहीं करेंगे, यानी जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो जब हम उस पुलिस चौकी को क्रॉस करेंगे और मार्केट में जाएंगे, तो अगर हमारे अंदर वायरस होगा तो जो मार्केट में पीपल्स होंगे उनमें भी वायरस होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर वायरस नहीं है और जब हम मार्केट में जाएंगे हो सकता है वहाँ किसी न किसी आदमी के अंदर वायरस होगा और उसने भी मास्क नहीं पहना होगा, हमने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। तो उससे क्या होता है, जो हम जो क्लोजली कांटेक्ट में आएंगे उसे एयर के थ्रू जो वायरस स्प्रेड आउट हो जाता है। इसलिए हम मास्क वेयर करते हैं और पुलिस चौकी में चेक पॉइंट लगे होते हैं, माइंड द लैंग्वेज चेक पॉइंट। वैसे ही चेक पॉइंट यहाँ सेल में लगे होते हैं। कुछ एक चेक पॉइंट आपके G1 फेज में लगे होते हैं, फिर चेक पॉइंट S फेज में अलग होते हैं, G2 में अलग, M फेज में अलग। यहाँ क्यों चेक पॉइंट होते हैं? क्योंकि मानो कि अगर G1 फेज में डीएनए डैमेज हो जाए, कोरिलेट करो, G1 फेज में डीएनए डैमेज हो जाए यानी हमें वायरस हो जाए, है ना, और यहाँ पे चेक पॉइंट नहीं लगा होगा, पुलिस चौकी में पुलिस वाले नहीं होंगे, क्या होगा, जो सेल है वो G1 से
एस फेज में आ जाएगा, जिसके पास डीएनए कैसा है, डैमेज है। क्या होगा, जो हम है वो पूरी चौकी को क्रॉस करेंगे और बाजार में जाएंगे, और जो हमारे अंदर वायरस है वो भी बाजार में पहुंच गया, तो आगे क्या होगा, वो वायरस फैला देगा और बहुत सारे पीपल को अफेक्ट करेगा। वैसे ही यहाँ पे डैमेज डीएनए वाला सेल G1 से एस फेज में आएगा, और एस फेज में भी वो डैमेज डीएनए रहेगा, और अल्टीमेटली एक सेल से जब दो सेल बनेंगे तो जो दोनों सेल है उन दोनों में डैमेज डीएनए जाएगा, तो क्या होगा, कैंसर होने के चांसेस हो गए, एपोप्टोसिस होने के चांसेस हो गए। इसीलिए सेल के हर एक स्टेज में चेक पॉइंट लगे होते हैं, ताकि डैमेज डीएनए वाला सेल आगे प्रोसीड ना हो, उसको वहीं रोक के रखे। विदाउट मास्क वाला पर्सन चौकी को क्रॉस ना करे, मतलब बाजार ना जाए, उसको वहीं पे रखे या वहीं से वापस भेज दे। ये कोरिलेशन है जो आपको समझना है। तो देखो, जो डैमेज डीएनए है वो आपका G1 फेज में भी हो सकता है, और चेक पॉइंट अनरेप्लिकेटेड डीएनए को भी रोक सकता है। देखो, हमें पता है कि जब सेल G1 से एस फेज में आता है तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो अगर यहाँ पे रेप्लिकेशन में कुछ एरर आया हो, कोई प्रॉब्लम आई हो, तो और वो अनरेप्लिकेटेड डीएनए आगे ट्रांसफर हो जाए, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट अगर यहाँ पे चेक पॉइंट लगा हुआ तो वो अनरेप्लिकेटेड डीएनए यहीं का यहीं रह जाएगा, है ना, और आगे जो फर्दर सेल है उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे ही आपका G2 फेज है, यहाँ पे डीएनए डैमेज होता है ना, और अनरेप्लिकेटेड डीएनए भी यहाँ पे हो सकता है। फिर आगे एम फेज आया, एम फेज में क्या हो सकता है, मिस अलाइनमेंट ऑफ डीएनए। देखो, जब सेल आपका वहां चला गया, हमें पता है कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। तो जो क्रोमोसोम है उसका प्रोफेज और मेटाफेज में अलाइनमेंट होता है, और मेटाफेज में इक्वेटोरियल लाइन में आ जाते हैं क्रोमोसोम। अगर उस अलाइनमेंट में कोई एरर आया हो तो उसके लिए यहाँ पे एम फेज में चेक पॉइंट लगा होता है। स्टूडेंट्स, ये था ओवरव्यू। अब हमने डिटेल में स्टडी करना है कि चेक पॉइंट एक्चुअल में कैसे काम करता है, क्या मैकेनिज्म है इसके अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखोगे, थोड़ी वीडियो लंबी जा सकती है, और इससे प्रीवियस वाली वीडियो जो मैं 2 वीडियो बनाया हूँ उनको भी कंप्लीट देखोगे, तो आई गारंटेड कि सेल साइकिल से आने वाला क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, इजीली क्रैक कर पाओगे। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप DBT, चाहे आप गेट, ICAR, ICMR, है ना, सेट, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसमें एक बायोलॉजी एक पार्ट रहता है। उन सभी एग्जाम में सेल साइकिल से आने वाला क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। शर्त ये है कि आपने वीडियोस कंप्लीट देखनी है, ऑनेस्टली देखनी है ना, और इंटरेस्ट बना के देखनी है, जबरदस्ती नहीं देखनी, है ना स्टूडेंट्स। तो हम पहले देखते हैं कि जो डीएनए डैमेज है इसके लिए 2 टाइप की प्रोटीन्स एक्टिवेट होती है, मतलब 2 टाइप के चेक पॉइंट होते हैं जो कि डैमेज डीएनए को अरेस्ट करते हैं। एक होता है आपका ATM। स्टूडेंट्स, मैं इन सब की फुल फॉर्म जो आपको लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो हो प्रोटीन्स इस तरह के यूज हो गए। सेकेंड होता है ATR। जो ATM है, अगर डैमेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आया होगा तो ATM प्रोटीन एक्टिवेट होती है, और अगर डैमेज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में आया होगा तो ATR एक्टिव होती है। और दोनों का बहुत ही अच्छा जो प्रोसेस है अरेस्ट करने का, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, आपने बने रहना है। पहले हम ATM को देख रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, मानो कि अगर आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और यहाँ पे डैमेज आया हुआ है, देखो यहाँ पे डैमेज दिखाया हुआ है, ये डैमेज आया हुआ है, क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी ये ATM प्रोटीन है ये एक्टिवेट हो जाएगी। इस तरह से ATM प्रोटीन आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, और ये ATM क्या करेगी, फर्दर आपके चेक पॉइंट 2 को फॉस्फोराइलेट करेगी। किसको, चेक पॉइंट 2 को फॉस्फोराइलेट और एक्टिवेट करेगी। ये भी एक प्रोटीन है। देखो, नॉर्मल सेल में क्या होता है कि एक MDM नाम की प्रोटीन होती है, MDM2, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर समझो। वो क्या करता है कि P53 नाम के प्रोटीन को इस तरह से
बार बार डिग्रेड करता है, क्योंकि इसके पास E3 यूबिक्यूटिनाइलेशन एक्टिविटी होती है। E3 यूबिक्यूटिनाइलेशन। अब आप बोलोगे ये क्या चीज है? स्टूडेंट्स, ये कुछ भी नहीं है यूबिक्यूटिनाइलेशन। यूबिक्यूटिनाइलेशन जो यूबिक्यूटिन प्रोटीन है वो आपकी पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है और अल्टीमेटली पर्टिकुलर प्रोटीन को डिग्रेड करती है ना। तो आप ये देखो कि एक बार फिर से समझो, नॉर्मल सेल जिसमें कुछ भी डैमेज ना हो, उसमें जो आपकी ये MDM2 प्रोटीन है ये P53 को कॉन्टिन्यूसली डिग्रेड करती है बाय यूबिक्यूटिनाइलेशन प्रोसेस के थ्रू, है ना। बट अगर सेल में DNA डैमेज हुआ है, ATM एक्टिवेट हुआ है और चेक पॉइंट 2 फॉस्फोराइलेट हुआ है, तो ये क्या करेगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ये P53 को फॉस्फोराइलेट करता है। P53 को जैसे ही ये फॉस्फोराइलेट करेगा, यहां से P53 क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। आपकी P53 यहां से प्रोटीन फ्री हो जाएगी और जो MDM है इसका फंक्शन जो है पे लॉस हो जाएगा। क्या करता है कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी है? हाई हो जाती है ना। मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हाई हो जाती है। यहाँ इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल लो थी, क्योंकि MDM जो 2 है वो बार बार इसको डिग्रेड करता था। बट जैसे यहाँ से फ्री हो गया और ये माइंड द लैंग्वेज जो P53 है ये फॉस्फोराइलेटेड है। फॉस्फोराइलेटेड P53 की स्टेबिलिटी कैसी है? हाई है। इसके बाद ये क्या करता है कि P21 प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है। P21 जो ये P21 है ये ऐसे प्रोटीन है जो आपकी इंटरेक्ट होती है CDK4 के साथ। CDK4 के साथ, और इसको क्या करती है? इनएक्टिवेट करती है। देखो, मुझे बताया कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन आ रही होगी, पर मेरा काम क्या है? आपके कंफ्यूजन को क्लियर करना। तो देखो, यहाँ तक तो आपको पता लग गया कि जो P53 है वो एक्टिव हो गई, इसने एक्टिवेट कर दिया P21 को। हमेशा याद रखना, जो P21 है ये इनहिबिटरी प्रोटीन है, ये प्रोसेस को इनहिबिट करता है बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। यहाँ इसका क्या मैकेनिज्म है? देखो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं CDK4 का क्या रोल है और साइक्लिन का क्या रोल है। फिर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब आपका ये मानो कि यहाँ पे आपका CDK4 है, CDK4 है, बाहर से आपकी साइक्लिन प्रोटीन आती है। क्या आती है? साइक्लिन। CDK4 के लिए हमेशा जो है वो आपकी साइक्लिन D प्रोटीन आती है। साइक्लिन D और CDK आपस में मिल जाता है और ये थोड़ा पार्शियली एक्टिव हो जाता है। प्रोसेस पार्शियली एक्टिव हो जाएगा, फिर बाहर से CDK एक्टिवेटिंग काइनेज एंजाइम आएगी और ये इस प्रोसेस को फुली एक्टिवेट कर देती है। क्या करती है? फुली एक्टिवेट करती है इस प्रोसेस को। जब आपका ये प्रोसेस फुली एक्टिवेट हो जाता है, फिर जो सेल है वो G1 से S फेज में प्रोसीड होता है। ये जो पूरा साइकिल है ये कहाँ चल रहा है? सबसे पहली बात कि ये न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। सेकंड बात कि ये G1 फेज की बात कर रहे हैं हम, है ना, इस वाले फेज की बात कर रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं। ये चीज आपने कोऑर्डिनेट करके रखनी है। तो देखो, जब क्या होगा, ये P21 आपकी एक्टिवेट हो गई, ये क्या करता है? CDK4 को इनएक्टिवेट करता है। अगर आपका CDK4 इनएक्टिवेट हो जाए तो आपका जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स आपका इनएक्टिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। जब ये कॉम्प्लेक्स आपका इनएक्टिव हो जाएगा, फिर जो सेल है वो G1 से S के लिए प्रोसीड नहीं कर पाएगा। हमारा अल्टीमेटली मोटो भी यही है, हमारा नहीं बल्कि इस ATM प्रोटीन का, किसने सेल को क्या करना है? अरेस्ट करना है, G1 में ही रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि उसके अंदर DNA डैमेज हुआ है। DNA डैमेज हुआ है तो हमने उसको प्रोसीड नहीं करने देना आगे, क्योंकि डैमेज DNA प्रोसीड करेगा तो फिर वो 2 सेल में चला जाएगा और दोनों सेल डैमेज हो जाएंगे,
2 से 4 में, 4 से 8 में, अल्टीमेटली हमारी बॉडी डैमेज डीएनए से बनेगी। तो हमारी क्या होगी, डेथ रेट जो है वो डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेगी। इसलिए एटीएम का अल्टीमेटली गोल क्या था कि सेल को रोकना है, तो इसने सेल को रोक दिया। ये है स्टूडेंट्स आपका एटीएम का रोल, यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को किस तरह से इनहिबिट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे रुकता है आपका। देखो मैं ये वाला प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा इरेज करता हूँ। सिंगल स्ट्रैंडेड में क्या होता है, देखो ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और अगर ये डीएनए डैमेज हो तो यहाँ पे एटीआर प्रोटीन एक्टिव होती है। एटीआर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, एटीआर प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। और जो ये एटीआर है ये फर्दर फॉस्फोराइलेट करती है चेक पॉइंट 1 को। इसने क्या किया, फॉस्फोराइलेट किया चेक पॉइंट 1 को, और चेक पॉइंट 1 क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और ये आगे इनहिबिट करता है CDC25 फॉस्फेटेज को। आपने नाम सुन के डरना नहीं है, क्योंकि मेरा काम है आसान करना आपके लिए। CDC25 फॉस्फेटेज को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है। और जो सेल साइकिल है वो अरेस्ट हो जाती है G2 फेज में। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि आपका जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या जो आपका डीएनए है वो G1 में होता है। जब आप एस में रेप्लिकेशन हो जाती है तो यहाँ से 2 हो जाते हैं। तो हमने G1 का कंसेप्ट देख लिया। अब G2 का है, अगर G2 में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में डैमेज हुआ हो तो अब जो एटीआर है ये एक्टिव हो जाती है। और हमने ध्यान रखना, जो आपका एटीएम है और एटीआर है दोनों कैसी है, सेंसर प्रोटीन है। सेंसर, ये सेंस करके एक्टिव होती है ना। जैसे डैमेज को क्या होता है कि डैमेज हो गया, उसको सेंस करता है और यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। दूसरी बात ये काइनेज है, काइनेज है, मतलब कि ये फॉस्फोराइलेशन करके ही एक्टिवेट करती है अपने मैकेनिज्म को। तो आपका जो हमारा मेन मतलब है, आप शायद यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे कि CDC25 फॉस्फेटेज को इनहिबिट करने से क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, तभी मैं बोलता हूँ कि जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ उनको देखना भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने उस पे जो है इनका पूरा रोल बता दिया था कि कैसे है। देखो जैसे आपका जब CDK1 और आपका साइक्लिन ए आपस में एक्टिव हो गए थे और इन्होंने सेल साइकिल को प्रोसीड करने के लिए अपने पूरे मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया था। एक पर्टिकुलर रेजिड्यू में इसने फॉस्फोराइलेशन की थी, किसने, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज एंजाइम ने एक 161 थ्रियोनिन रेजिड्यू में फॉस्फोराइलेशन की थी, जिससे क्या हुआ था कि सेल साइकिल प्रोसीड हुआ था G1 से S फेज में, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ था, S फेज में आपका एक इसमें फर्दर ये तो हुई थी आपकी ए वाली फॉस्फोराइलेशन थ्रियोनिन 161 पे। फिर एक फॉस्फोराइलेशन और हुई थी, एक B1 काइनेज नाम की एंजाइम थी, B1 काइनेज, इसने की थी फॉस्फोराइलेशन 15 टायरोसिन रेजिड्यू में। और जो ये फॉस्फोराइलेशन है ये इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन मानी गई थी, इनहिबिटरी। देखो आपने समझना है आराम से, मैं अल्टीमेटली आपको यहाँ ले आऊंगा, है ना। ये इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन मानी गई थी। फिर क्या हुआ था कि इसकी वजह से जो है वो सेल का साइज बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ था, CDC25 फॉस्फेटेज एंजाइम आई, ये वाली एंजाइम आई, इसने इसके जो इफेक्ट को है वो नेग्लेक्ट किया। मतलब कि इसने जो है इसके इफेक्ट को बढ़ाया, थ्रियोनिन 161 के इफेक्ट को बढ़ाया और इसको जो है वो नेग्लेक्ट किया। मतलब इसने क्या किया, CDC25 फॉस्फेटेज ने इसने प्रमोट किया सेल प्रोग्रेशन को,
कि सेल जो है वो S से G2 फेज में जाए और G2 से M फेज में जाए। ये किया CDC25 फॉस्फेटेज ने, ये आई टायरोसिन इनहिबिटरी प्रोटीन की एक्टिविटी कम कर दी और सेल की प्रोग्रेशन हाई कर दी। सो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ तो डीएनए डैमेज हुआ है, डीएनए डैमेज हुआ है G2 फेज में। तो जो ये CDC25 फॉस्फेटेज है, जिसका क्या काम था, इसका काम था कि G2 फेज से आगे ले जाना सेल को, इसको ही इनहिबिट कर दिया चेक पॉइंट 1 ने। अगर इसको इनहिबिट कर दिया तो जो आपकी ये टायरोसिन 15 टायरोसिन है यानी V1 काइनेज की एक्टिविटी है वो हमेशा हाई रह गई, हाई रह गई तो आपका सेल क्या हो गया, अरेस्ट हो गया G2 फेज में। G2 फेज से आगे सेल जा ही नहीं पाया। ये कंसेप्ट है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा कंसेप्ट और बहुत ही इजी। शायद थोड़ा बहुत आपको इस वाले झंझट में प्रॉब्लम भी आ रही होगी, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैं ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में, सिंपल वे ऑफ टीचिंग में समझा चुका हूं। अगर आप वो वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको ये चीज आसानी से समझ आ जाएगी, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको, आई गारंटीड। सो नेक्स्ट है रोल ऑफ c-MYC प्रोटीन इन p53 सिग्नलिंग। अभी तक आप p53 से क्या समझे हैं कि जो p53 है वो कैसा है, एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है, ट्यूमर सप्रेसर। क्यों है ये ट्यूमर सप्रेसर, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा था p53 क्या करता है, सेल साइकिल को अरेस्ट करता है। ये सेल साइकिल को क्या करता है, अरेस्ट करता है। क्यों अरेस्ट करता है, जिसमें डैमेज्ड डीएनए हो उसको अरेस्ट करता है, ये ऐसे ही नहीं करता अरेस्ट, है ना, डैमेज डीएनए को अरेस्ट करता है ये p53। अगर ऐसा है मतलब ये ट्यूमर सप्रेसर है, क्या होगा अगर लॉस ऑफ p53 हो जाए, फिर क्या होगा, लॉस ऑफ p53 मीन्स क्या मतलब है, अगर p53 लॉस हो जाए तो मतलब कि जो डैमेज डीएनए वाला सेल है जो अरेस्ट हो रहा था, ये अरेस्ट नहीं होगा, ये फर्दर जो है वो प्रोग्रेस होगा, नेक्स्ट स्टेज में जाएगा और एक सेल से 2 सेल बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, डैमेज डीएनए हमारे बॉडी में जाएगा और अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि लॉस ऑफ p53 मतलब कि कैंसर। हमेशा इसको दिमाग में बिठा के रख लो, लॉस ऑफ p53 मीन्स कैंसर। क्यों है, कैसे है, वो हम स्टडी कर चुके हैं और मुझे पता है आपको भी समझ आ गया है। नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक दो बातें और क्या पता है एडवांस में सोचने लग जाए आप, मेरे से भी हो सकता है, नो डाउट, है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आप उससे भी ज्यादा समझ सकते हो। तो ये था p53 का काम। अब हमें देखना है c-MYC का क्या रोल है p53 में, और मेन बात c-MYC क्या है। फिर वही बात आती है कि प्रीवियस वीडियो जिसने देखी वो एकदम से कैच कर पा रहा है c-MYC क्या है, इसका क्या रोल था। जिसने नहीं देखी वो सोच रहा है कि ये नया प्रोटीन कहाँ से आ गया भाई, ये तो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, वो ये सोच रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। हमने देखा था स्टार्टिंग में जब हमने रेटिनोब्लास्टोमा का रोल देखा था सेल साइकिल में, उसमें जब बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर जो ग्रोथ फैक्टर है वो मैप के पाथवे को एक्टिवेट करता है और मैप के पाथवे जो है वो c-MYC को एक्टिवेट करता है, और c-MYC जो है वो फर्दर जो है सेल साइकिल को मतलब c-MYC क्या करता था कि कुछ CDK और साइक्लिन को एक्टिवेट करता था, और वो CDK साइक्लिन जो है रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोराइलेट करता था और वहां से रेटिनोब्लास्टोमा हट जाता था। जैसे ही रेटिनोब्लास्टोमा हट गया वहां से जो आपकी E2 प्रोटीन थी वो फ्री हो जाती थी। जब E2 प्रोटीन फ्री हो जाती थी तो आपका सेल जो है वो G1 से S में जाता था और S से G2 में जाता था, G2 से M में जाता था। देखो मैंने आपको वर्बली यहाँ पे पूरा प्रोसेस सुना दिया रेटिनोब्लास्टोमा का, बट आपको वर्बली सुनने में आई थिंक प्रॉब्लम आ रही होगी, समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मैं फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो देखो यार, क्या उसमें देखो, आधा घंटा सारा ही लगना आपका, 2 आधा घंटा जिंदगी में दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी ऐसे, एक बार मुड़ के देखो प्रीवियस वीडियो,
आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है ना स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं इस सीमिक का इसमें क्या रोल है। पहला पॉइंट, अगर आपका सीमिक कैसा है, नॉर्मल है, तो सेल डिवीजन भी कैसी है, नॉर्मल है। ठीक है, सीमिक नॉर्मल है तो सेल डिवीजन नॉर्मल है। अगर सीमिक की हाइपर एक्टिविटी कर दी जाए, हाइपर एक्टिविटी, समझो इस वर्ड को, समझो क्या है ये, हाइपर एक्टिविटी ऑफ सीमिक मतलब क्या है ये, कुछ नहीं है भाई। हाइपर मतलब कि बहुत ज्यादा। अगर सीमिक की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाए तो इसके आगे आप बिल्कुल लिख दो, एक्टिविटी ऑफ सीमिक मींस सेल साइकिल अरेस्ट, सेल साइकिल अरेस्ट। तो अगर तो सेल के अंदर डैमेज है, कुछ डैमेज है, तो वहां पे तो हाइपर एक्टिविटी ऑफ सीमिक सही रहेगी क्योंकि वो सेल साइकिल को अरेस्ट करेगा। बट अगर डैमेज नहीं है, नॉर्मल सेल है और हाइपर एक्टिविटी कर दी जाए सीमिक की, तो वो बेमतलब का जो है वो अरेस्ट हो जाएगा। ये कैसे अरेस्ट होगा, क्योंकि जब हाइपर एक्टिविटी होती है सीमिक की तो ये इंड्यूस करता है एक्सप्रेशन ऑफ, इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ P16 प्रोटीन। और ये प्रोटीन कैसी है, ये भी इनहिबिटरी प्रोटीन है ना। जब ये P16 को एक्सप्रेस कर देगा तो जो आपका ये P16 है ये क्या करेगा, जो मैं इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था MDM2 का रोल, कि MDM2 क्या करता है, P53 को बांध के रखता है। बट जो ये P16 है ये MDM2 को ही बंद कर देगा, MDM2 की जो एक्टिविटी है उसको अरेस्ट कर देगा। सेकेंड लैंग्वेज में बोले तो इनहिबिट कर देगा। और अगर MDM2 की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाए तो क्या होगा, यहां से जो हमारा P53 है, इसको बब्बर शेर भी कहा जाता है, ये यहां से फ्री हो जाएगा। ये फ्री हो जाएगा तो सेल साइकिल को क्या कर देगा, अरेस्ट कर देगा स्टूडेंट, अरेस्ट, अपने कब्जे में ले लेगा, बोलेगा सेल साइकिल तो रुक जा, है ना, और उसको रुकना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि अगर तो सीमिक की एक्टिविटी नॉर्मल है तो डिवीजन भी नॉर्मल होगी। अगर सीमिक की एक्टिविटी हाइपर है, बहुत ज्यादा है, सेल साइकिल अरेस्ट होगी। अरेस्ट क्यों होगी, क्योंकि एक्सप्रेस करेगा P16 को, और जो P16 है वो MDM2 की एक्टिविटी को खत्म कर देगा। वहां से P53 फ्री हो जाएगी। P53 हमने देखा कि ये कैसे जो है अरेस्ट करती है, हमने देख लिया। सो एक और पॉइंट है कि अगर मैं इसको इरेज कर सकता हूं, आई थिंक अगर P एक और पॉइंट है कि अगर हाइपर एक्टिविटी ऑफ सीमिक, hyperactivity of CMYC and loss of P53, तो स्टूडेंट्स आप ही बता दो क्या होगा। फिर आप ही सोच लो कि अगर CMYC की एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है, ऊपर से P53 खत्म है, तो क्या होगा, खुद सोचो आप क्या होगा। इतना हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि आप बताने काबिल रह चुके हैं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा और नोट डाउन कर दिया होगा क्या होगा। भाई क्या होगा, एक बहुत बड़ी बीमारी होगी जिसका नाम है कैंसर, जिससे सब डरते हैं। क्यों होगा, देखो सीमिक की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो सेल जो है वो डिवाइड होने के लिए, मतलब फास्ट डिवाइड होने के लिए तैयार रहेगा, फास्ट डिवाइड। ऊपर से जो P53 है जो कि सेल को अरेस्ट करता है, अगर उसकी एक्टिविटी लॉस हो गई है तो सेल को रोकने वाला कोई नहीं है। सेल को रोकने वाला कोई नहीं है तो डिवीजन फास्ट होगी। एक सेल से 2 सेल फटाफट बनेंगे, 2 से 4 और फटाफट बनेंगे, 4 से 8 और रैपिडली बनेंगे।
जब इतनी रैपिडली डिवीजन होगी तो अंदर पता नहीं सेल के अंदर डैमेज है क्या है, कोई भी किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो अगर वो डैमेज चलता रहेगा तो क्या होगा, कैंसर होगा, कैंसर, है ना। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या स्टडी कर दिया कि G1 के चेक पॉइंट हमने स्टडी कर दिए, S और G2 के चेक पॉइंट हमने स्टडी कर दिए। अब हमने स्टडी करने हैं M फेज के चेक पॉइंट की। सो अब देखते हैं हम मैड एंड बब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, मैड एंड बब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। फ्रेंड्स ये वाली जो प्रोटीन है ये ज्यादातर क्या करता है, स्पिंडल कॉम्प्लेक्स में अटैक करता है, या आप मानो कि मेटाफेज में। जब आपका सेल G2 फेज से M फेज में जाएगा तो M फेज में सबसे पहले प्रोफेज में, फिर मेटाफेज में, फिर मेटाफेज से एनाफेज में। हमने डिटेल में वीडियो बना दी है मेटाफेज से एनाफेज में कैसे जाता है, फिर टीलोफेज में, फिर साइटोकाइनेसिस में, फिर एक सेल से दो सेल बनते हैं। तो जो ये मैड और बब प्रोटीन है, जो ये मैड प्रोटीन है ये जो है वो मोस्टली मेटाफेज में इसका काम होता है। तो ये मैड प्रोटीन है, इसका क्या रोल होता है कि अगर क्रोमोसोम प्रॉपरली अलाइन नहीं होंगे, कहाँ, मेटाफेज में, इस तरह से मानो कि एक यहाँ पे सेल है और अगर आपके, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इधर स्पिंडल फाइबर है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है ना, इस तरह से। और अगर आपके क्रोमोसोम इस तरह से अलाइन हो गए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तब ठीक है। बट अगर प्रॉपरली अलाइन नहीं हो गए, एक क्रोमोसोम यहाँ पे है, दूसरा आपका यहाँ पे है, तो क्या होगा, जो ये मैड प्रोटीन है ये CDC20 प्रोटीन को इनहिबिट कर देगा। CDC20 प्रोटीन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो बात ये है कि प्रीवियस वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं वहां पे डिटेल में स्टडी करवा चुका हूं कि मेटाफेज से एनाफेज में कैसे जाता है सेल, और CDC20 क्या होता है, APC क्या होता है। बट फिर भी आपके लिए मैं फिर से बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो ये CDC20 है ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होती है। कौन सी, CDC20। और ये क्या करती है, एक आपका सिक्यूरिन नाम की प्रोटीन होती है, सिक्यूरिन, जो क्या करती है, परमानेंटली ब्लॉक करती है सेपरेज नाम के प्रोटीन को, क्या करती है, ब्लॉक करती है। बट जब मेटाफेज से एनाफेज में जाना होता है सेल ने, तो ये APC और CDC आपस में बाइंड होते हैं और एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना। जैसे ही इनका एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनता है ये फॉस्फोराइलेशन करते हैं सिक्यूरिन प्रोटीन पे, और ये सिक्यूरिन प्रोटीन क्या हो जाता है, E3 यूबिक्यूटिनाइलेशन के थ्रू डिग्रेड हो जाता है। इसके थ्रू क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है अल्टीमेटली। कौन सी, सिक्यूरिन प्रोटीन। जब ये डिग्रेड हो जाएगी तो आपकी सेपरेज प्रोटीन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फ्री। और सेपरेज प्रोटीन फ्री होके क्या करेगा, जैसे मानो कि यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है ना, और ये दूसरे के साथ लिंक है ऐसे, किससे, कोहेजिन प्रोटीन से, है ना। तो जो ये सेपरेज प्रोटीन है इस कोहेजिन प्रोटीन को ब्रेक कर देगी, इसको ब्रेक कर देगी, तो सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, है ना। ये रोल था CDC20 का। बट यहाँ पे क्या सीन है कि अगर ये MED2 के थ्रू, मैड प्रोटीन के थ्रू CDC20 इनहिबिट हो जाए तो यहाँ पे APC के साथ बाइंड नहीं करेगा, और अगर ये APC के साथ बाइंड नहीं करेगा तो आगे जो सेल है वो आपका प्रोग्रेस नहीं करेगा, है ना, मतलब प्रोसीड नहीं करेगा। आप प्रोग्रेस बोलो या चाहे प्रोसीड बोलो, ये नहीं करेगा, है ना। ये आपका मेटाफेज का मेटाफेज में ही रह जाएगा, एनाफेज के लिए नहीं जाएगा।
है ना। तो इसीलिए मेड प्रोटीन भी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे मेटाफेज फेज, अगर यहाँ पे फेज पे अगर प्रॉपर क्रोमोसोम की अलाइनमेंट नहीं हुई है तो वहाँ पे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, किसका, मेड का, क्योंकि फिर वहीं पे सेल साइकिल को अरेस्ट करना है। तो ये कैसे करता है, ये CDC20 को इनहिबिट करता है, ये APC के साथ बाइंड नहीं हो पाता, ये बाइंड नहीं हो पाता, तो सेल मेटाफेज से एनाफेज में नहीं जा पाता। सेकंड आया आपका बब प्रोटीन। तो ये बब प्रोटीन है, ये इनहिबिट करता है मूवमेंट ऑफ काइनेटोकोर। देखो एक काइनेटोकोर की मूवमेंट को डायरेक्टली क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। हम बोले काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। जब इसकी मूवमेंट इनहिबिट हो जाए तो जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है ये डायरेक्टली अटैच होते हैं क्रोमोसोम से, डायरेक्टली अटैच होते हैं आपके क्रोमोसोम से, है ना। तो अगर ये बब प्रोटीन, मानो कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है मेटाफेज में, तो ये बब प्रोटीन क्या करेगा, ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल की मूवमेंट को इनहिबिट कर देगा। अगर इनकी मूवमेंट बंद हो जाए तो क्या होगा आपका, कि जो क्रोमोसोम है वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, या सेल जो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। ये थी मेड एंड बब प्रोटीन। स्टूडेंट्स आई थिंक मैंने सेल साइकिल अपनी ओर से कवर कर दिया है। अब मैं आपको छोटा सा ग्राफ दिखाता हूं जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो स्टूडेंट्स मैं अब आपको एक चार्ट बना रहा हूं और उस चार्ट से आई थिंक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। 2-3 पॉइंट समझने में उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ना। मैं आपको यहाँ पे एक नॉर्मल सेल दिखाता हूँ, मतलब यहाँ पे नॉर्मल सेल के कैरेक्टर दिखेंगे इस रो में, और इस रो में आपको कैंसर सेल के कैरेक्टर दिखेंगे। सो आई थिंक अब आपने साइक्लिन डी तो सुन ही लिया होगा, अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपने साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, साइक्लिन बी, साइक्लिन ए, इन चारों साइक्लिन का रोल आपने देख लिया होगा। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर देखी भी है फिर भी ठीक है, अगर नहीं देखी है तो फिर भी मैं इसका थोड़ा ओवरव्यू बताने की कोशिश करता हूँ। जो आपका साइक्लिन डी है और CDK4 है, जब ये आपस में मिलता है, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज एंजाइम आती है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ भी इसी वीडियो में, वो इनको साइक्लिन डी को फॉस्फोराइलेट करती है, पूरा प्रोसेस एक्टिव होता है और जो आपका सेल है वो G1 से S फेज में रहता है। वैसे आपका साइक्लिन ई है वो सेल को S फेज से G2 फेज में लेने की कोशिश करता है। फिर आपका साइक्लिन बी है वो फिर आपका G2 फेज को स्टेबल करने में या G2 फेज को M फेज की ओर प्रोसीड करने के लिए कोशिश करता है। और साइक्लिन ए है वो अल्टीमेटली M फेज से यानी G2 फेज से M फेज में ले जाता है सेल को। सो जो साइक्लिन डी हो, बी हो, ई हो, ए हो, इनका अमाउंट यहाँ पे जो आपका नॉर्मल सेल है इनका जो यहाँ पे अमाउंट है वो कैसा रहता है, लो, और कैंसर सेल में हाई। देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पे साइक्लिन डी का अमाउंट हाई हो जाए नॉर्मल सेल में तो सेल जो है वो जल्दी जल्दी प्रोसीड करेगा, फास्ट डिवाइड करने की कोशिश करेगा। फास्ट डिवाइड होगा तो मैं अब तो 5 बार बता गया हूँ कि फास्ट डिवाइड होने के एक सेल से 2 सेल फास्ट बनेंगे, 2 से 4 फास्ट बनेंगे और वहाँ पे DNA डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर DNA डैमेज होगा तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए साइक्लिन का रोल या साइक्लिन का कंटेंट नॉर्मल सेल में कम होता है और कैंसर सेल में ज़्यादा होता है। फिर आपने एक अगर ट्विस्ट प्रोटीन सुनी होगी, ये भी कभी कभार सेल साइकिल में ही इसको पूछ लिया जाता है। ट्विस्ट प्रोटीन है जो रेगुलेट करता है सेल साइकिल को, इसका अमाउंट यहाँ भी नॉर्मल सेल में लो होता है और यहाँ पे हाई होता है। फिर बाद आपने ई कैथरीन नाम की प्रोटीन सुनी होगी,
इसका रोल भी मैं वैसे इनको डिटेल में जिक्र नहीं किया अभी तक, बट मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कभी कभार इनको मर्ज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ई कैथरीन एक ऐसी प्रोटीन है जो सेल का जो मतलब आपस में लिंक होता है उस लिंकेज को ब्रेक डाउन करती है। आप इतना मानो कि जो इसका जो ई कैथरीन का जो अमाउंट है वो नॉर्मल सेल में क्या होता है, हाई होता है, और कैंसर सेल में लो होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। फिर है आपका P53। हमने ये चीज स्टडी कर दी कि P53 कैसा है, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है। और अगर ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है तो नॉर्मल सेल में तो इसकी जरूरत कैसी होगी, हाई होगी, है ना। और कैंसर सेल में कैसी होगी, लो होगी। क्योंकि अगर कैंसर सेल में इसका अमाउंट हाई होता P53 का, तो यहाँ पे कैंसर सेल बढ़ने का मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि जब भी कैंसर सेल बढ़ने जा रहा होता तब भी ये ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होती और उसको वहीं पे इनहिबिट करता, रोक देता। बट वही है कि नॉर्मल सेल में इसका अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए ये कैंसर सेल नहीं बोलते इसको। कैंसर सेल में कम होता है, इसलिए इसको जो है कैंसर सेल कहा जाता है। या दूसरी लैंग्वेज में बोले, नॉर्मल सेल में P53 का लॉस अगर कम हो जाए, लॉस हो जाए, है ना, तो फिर वो नॉर्मल सेल कैंसर सेल में डेवलप हो जाता है। उसके बाद आया आपका रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा एक प्रोटीन है जिसको हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग में मतलब रोल ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा इन सेल साइकिल हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी कर दिया था। हमने इसको बहुत अच्छे वे से स्टडी किया हुआ है। और जो ये रेटिनोब्लास्टोमा है, ये क्या करता है कि ये सेल को प्रोसीड होने से रोकता है ना। या हम बोल सकते हैं ये भी एक ट्यूमर सप्रेसर की तरह काम करता है ना। क्योंकि अगर सेल फास्ट रेप्लिकेट हो विदाउट सिग्नलिंग, विदाउट न्यूट्रिएंट्स यूज, बाहर से कोई ग्रोथ फैक्टर ना मिले और सेल बिना ग्रोथ फैक्टर खाए डिवाइड हो जाए, है ना, या हम खाली पेट जो है वो हजारों किलोमीटर चले, ऐसा हो सकता है नहीं। अगर ऐसा होगा तो कुछ ना कुछ बीमारी है ना। तो वैसे ही ये सेल है कि अगर इसका रेटिनोब्लास्टोमा का अमाउंट यहाँ पे हाई होगा तो सेल कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। इसका अमाउंट हाई होगा तो ये सेल को डिवाइड नहीं होने देगा बेमतलब से, है ना। कैंसर सेल में इसका अमाउंट कैसा होता है, लो होता है। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये क्या करता है कि सेल को प्रोसीड होने से रोकता है। और कैसे रोकता है, क्योंकि जब इसको बाहर से ग्रोथ फैक्टर मिलते हैं तब जाके ये डिफरेंट मैकेनिज्म से जो हम स्टडी कर चुके हैं उस मैकेनिज्म से ये फॉस्फोराइलेट होके खुद जो है वो क्या करता है कि इनएक्टिव हो जाता है, मतलब यूवी क्यूटिनाइलेट हो जाता है। और जब ये यूवी क्यूटिनाइलेट हो जाएगा तो ये डिग्रेड हो जाएगा। जब ये डिग्रेड हो जाएगा तो सेल जो है वो फर्दर प्रोसीड करेगा, है ना। इसलिए इसका अमाउंट नॉर्मल सेल में हाई होता है और कैंसर सेल में लो होता है। तो कुछ एक पॉइंट है जितने हमने यहाँ पे प्रोटीन पढ़े हैं, लाइक आपका एटीएम प्रोटीन पढ़ा हमने, एटीआर प्रोटीन पढ़ा हमने, है ना। और हमने आपका बड प्रोटीन पढ़ा, बब प्रोटीन पढ़ा, P53 प्रोटीन पढ़ा, है ना, सी मिक प्रोटीन पढ़ी और रेटिनोब्लास्टोमा पढ़ा। एक्चुअल में इन सब का जो रोल है वो क्या है, सेल साइकिल को रेगुलेट करती है। ये डिफरेंट मैकेनिज्म हमने स्टडी कर दिए इसका कैसे कैसे ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज समझनी है यहाँ पे कि अगर आपका एटीएम और एटीआर का लॉस हो जाता है, मतलब जो ये प्रोटीन है एटीएम और एटीआर अगर ये लॉस हो जाए तो एक अटेक्सिया नाम की डिजीज होती है, अटेक्सिया। इस डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये अटेक्सिया डिजीज हो जाती है। और जो अटेक्सिया डिजीज है ये कैसा है, एक इनहेरिटेड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है, इनहेरिटेड रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना।
एटेक्सिया कैसी है? इनहेरिटेड रिसेसिव डिसऑर्डर। और ये क्या है? ये मेन जो है इम्यून सिस्टम को वीक करती है, इम्यून सिस्टम को वीक करती है ये, इसीलिए इसको जो है वो एक खतरनाक डिजीज माना जाता है अगर देखा जाए। और ये मेनली जो है नर्वस सिस्टम में ये डिजीज पाई जाती है, नर्वस सिस्टम में। हम बोल सकते हैं कि अगर एटीएम और एटीआर का लॉस हो जाए तो जो एटेक्सिया डिजीज है ये नर्वस सिस्टम कंप्राइजिंग डिजीज है ना। ये चीज आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सेल साइकिल से आने वाले क्वेश्चन को स्टडी करेंगे डिटेल में कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके CSIR एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके DBT, JRF, गेट, ICMR, ICAR, डिफरेंट स्टेट के एग्जाम लाइक सेट एग्जाम, उनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी तक इस वीडियो में हमने सेल साइकिल को तो मतलब लगभग जो ओवर कर दिया है, कवर कर दिया है, क्योंकि हमने सबसे पहले सेल डिवीजन को स्टडी किया हुआ है। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहूँगा कि सेल डिवीजन में अगर आप माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। वहाँ पे आपको एक जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में जाके आपको माइटोसिस और मियोसिस की डिटेल वीडियो मिलेगी और भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेगी जो सेल साइकिल को समझने में हेल्प करेगी। और मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को कंप्लीट करा दिया है, सेल बायोलॉजी को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, बायोकेमिस्ट्री को भी कंप्लीट करवा दिया है और प्लांट फिजियोलॉजी को भी लगभग कंप्लीट करवा दिया है इसी यूट्यूब चैनल में। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें और जितनी मैंने वीडियोस बनाई है आज तक या ये जो सेल साइकिल की वीडियोस है, अगर आपका इन वीडियो से कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज रहती है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपकी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में क्लियर नहीं हो पाती तो मुझे आप अपना क्वेश्चन जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आपको कोई नीट के सिलेबस से फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड्स और CSIR के सिलेबस से फ्रॉम लाइफ साइंस बैकग्राउंड उससे कोई टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे टॉपिक शेयर कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे जो है इमीडिएटली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9805032252। इसमें मुझे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, क्वेरीज सेंड कर सकते हैं, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो, वे ऑफ टीचिंग सही लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके। और जो आपके सब्सक्राइबर है, आपके कमेंट्स है, आपके लाइक है, ये मुझे मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and also press bell icon to get new updates. Thank you.